Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your next day of Mission UPSC 2027. आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाउ गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट अनफेयर प्रैक्टिसेस आर केप्ट एट अ मिनिमम इन द मार्केट। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करता है कि जितनी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है, वो मार्केट में कम से कम हो। गवर्नमेंट उसके लिए कैसे इंश्योर करके रखता है कि जो मार्केट में जो भी अनफेयर चीज़ें हो रही है प्राइस को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, फॉल्स एडवर्टाइजिंग को लेके, तो गवर्नमेंट ये कैसे कोशिश करता है कि ये सब चीज़ें मार्केट में कम से कम होए। ठीक है, द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अ वेराइटी ऑफ टूल्स एंड मैकेनिज्म टू मिनिमाइज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन मार्केट। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारे टूल्स और मैकेनिज्म्स लगाता है किस चीज़ के लिए कि अनफेयर प्रैक्टिसेस मार्केट में कम से कम होए। दीज प्रैक्टिसेस कैन इंक्लूड मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर, फॉल्स एडवर्टाइजिंग, प्राइस फिक्सिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स और वर्कर्स। देखो अब ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस की यहाँ बात हो रही है, वो अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या है, मतलब क्या करते हैं लोग, जिसके लिए सरकार को ये ध्यान रखना पड़ता है कि अनफेयर प्रैक्टिसेस कम हो। प्रैक्टिसेस लाइक मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर। देखो मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ, मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर मतलब जैसे अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक होता क्या है। मोनोपोलिस्टिक एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें एक ही मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट कंपनी, तो टूथपेस्ट में आपको पता है कि बहुत सारे ब्रांड है, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, पतंजलि और भी बहुत सारी दंत क्रांति वगैरह अलग अलग आती है, जो भी आती है सब कुछ प्रोडक्ट तो सब एक ही सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट कॉलगेट है बट ब्रांडिंग अलग है। तो मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर होने की वजह से क्या करते हैं, जैसे अगर हम कपड़ों की बात करें ज़ारा, H&M और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो सबके सब अपने अपने हिसाब से प्राइजेज़ रखते हैं। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर है क्योंकि बहुत सारे बायर सेलर है। तो एक मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर होने की वजह से एडवर्टाइजिंग लोग फॉल्स दिखाने की कोशिश करते हैं, मार्केट में ऐड में कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, गलत चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। फॉल्स एडवर्टाइजिंग मतलब फॉल्स प्रोमिसेस वगैरह के टर्म्स में प्राइस फिक्सिंग करते हैं। ठीक है, इवन कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करना या वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना, तो इस तरीके की चीज़ें लोग करते हैं। तो यही चीज़ गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि वो कम से कम करें। अब गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि कैसे गवर्नमेंट इसको टैकल करे, कैसे कम से कम ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस हुए। तो उसके लिए पहली चीज़ हमारे पास आती है रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड लेजिस्लेशन। देखो रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड लेजिस्लेशन मतलब कुछ ऐसी बॉडीज़ लेके आ जाना, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ ऐसे लॉज बना लेना कि कोई ना कोई सुपरवाइज़ करने के लिए, कोई ना कोई मॉनिटर करने के लिए हो, जो ये चीज़ें देखे कि कहीं ना कहीं मिसयूज़ ना हो रहा हो पावर्स का। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड लेजिस्लेशन जैसे कि कॉम्पिटिशन लॉ आया, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 आया, जिसमें ये कोशिश करने की कोशिश की गई कि जो भी मोनोपोलीज़ है उसको प्रिवेंट किया जाए कि हर कोई मोनोपोली ना लेके आ जाए। मोनोपोली आपको पता होगा क्या होता है। मोनोपोली होता है जिसमें हम बात करते हैं कोई सिंगल ही सेलर है, जैसे रेलवे एक मोनोपोली है, रेलवे का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है आज भी। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन एक्ट की कोशिश करता है कि मोनोपोलीज़ ना आए, क्योंकि मोनोपोली आ जाती है ना तो फिर अपने हिसाब से लोग प्राइस का मिसयूज़ करते हैं। और हेल्दी कॉम्पिटिशन हो, ऐसा हो कि बहुत सारे लोग हो मार्केट में, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही मार्केट में लोग हो। तो इस तरीके की चीज़ें कोशिश करता है ये एक्ट लाने की। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके लिए कौन सी कमीशन बिठाई, मतलब क्या है, कौन रेगुलेट करता है। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जो आया था उसने कौन रेगुलेट करता है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम CCI बोलते हैं, जिनका काम है ये रेगुलेट करना कि कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर्स वगैरह ना हो, कार्टल्स वगैरह कार्टल्स ना बना ले। कार्टल्स होते हैं ना, मिलके कर लेते हैं, मिलके एक कार्टल बना लेना, या कोई डोमिनेंट पोजीशन अपनी अब यूज़ ना करे। अगर कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत पैसे वाला है, तो वो अपनी पावर को ना यूज़ करे। मतलब कि मार्केट के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रही हूँ, पॉलिटिक पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको पता है 2019 में आया था, जिसमें ये इंश्योर करता है वो एक्ट कि कंज्यूमर्स के साथ अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, कोई भी फॉल्स एडवर्टाइजिंग दिखाया जा रहा है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज उनको डिफेक्टिव दिया जा रहा है, तो कंज्यूमर्स के पास राइट है कि वो कोर्ट में जाके अपना ये जो एक्ट बनाया गया है उसको लेके कि वो लोग बोल सकते हैं कि हमारे साथ ये अनफेयर प्रैक्टिसेस हुई है, तो उसके लिए एक लॉ बना दिया गया है। और भी कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे डिफरेंट सेक्टर्स हैव देयर ओन रेगुलेटरी बॉडीज़, जैसे कि सेबी। ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट के लिए आपको पता होगा, बैंकिंग के लिए RBI होता है, इंश्योरेंस के लिए ये होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम के लिए हमारे पास TRAI है। ठीक है, इस तरीके के अलग अलग है, IRDAI हो गया, TRAI हो गया, RBI हो गया, सेबी हो गया, सब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग तरीके की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है जो इंश्योर करती है कि सब चीज़ कंप्लायंस में हो, रूल्स के हिसाब से हो, और स्टेक होल्डर्स जितने भी लोग हैं उन सबको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। ठीक है, दूसरा किस तरीके से गवर्नमेंट टैकल करने की कोशिश करती है, प्राइस कंट्रोल करके और सब्सिडीज़ वगैरह देके, कि अगर कभी प्राइस ज़्यादा भी हो रही है कहीं पे, तो उसके लिए सरकार क्या करती है, सब्सिडीज़ देने की कोशिश करती है लोगों को। ठीक है, द गवर्नमेंट में रेगुलेट प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, जैसे प्राइस सीलिंग लगा देना,
प्राइस सीलिंग मतलब एक मिनिमम प्राइस सेट कर देना कि इससे नीचे प्राइस नहीं जानी चाहिए, और मिनिमम प्राइस फ्लोर मतलब इससे ऊपर प्राइस नहीं जानी चाहिए। तो प्राइस फ्लोरिंग और प्राइस सीलिंग लगाया जाता है प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए और इवन कंज्यूमर्स को बचाने के लिए। सब्सिडीज़ ये इंश्योर करता है कि जो भी एसेंशियल गुड्स होते हैं हमारे फूड ग्रेन्स वगैरह, वो सबके लिए अफोर्डेबल हो, हर किसी गरीब के पास भी सब मतलब एक एसेंशियल गुड पहुँचे। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। लाइसेंसिंग एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, लाइसेंसिंग एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में यही है कि मैंडेटरी लाइसेंस एंड परमिट रेगुलेट एंट्री इनटू सेंसिटिव सेक्टर्स इंश्योरिंग ओनली क्रेडिबल बिजनेस ऑपरेट। देखिए गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि किस तरीके से कम अनफेयर प्रैक्टिसेस हो, कि मतलब लाइसेंसिंग लेना ज़रूरी बना दिया कि लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स जो होते हैं ना, जैसे गन वगैरह के या कोई ड्रग्स वगैरह बना रहे हैं, तो उस केस में सेंसिटिव है कि भाई लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ हम ऐसे बिजनेस ऑपरेट नहीं करने देंगे। इवन कुछ आपको पता है ट्रेडमार्क्स साइंस होते हैं ना, कुछ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS जो कुछ साइन देता है, ISI मार्क वगैरह देता है प्रोडक्ट्स के लिए, फूड सेफ्टी के लिए FSSAI है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी बेंचमार्क सेट करने के लिए ये लेके आए हैं, जिससे कि क्वालिटी की इंश्योरिटी रहे, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस में अगर बात करें तो मॉनिटर करने के लिए रखी गई है कि चीज़ें मॉनिटर हुए, ऐसा भी ना हो कि कोई देखे ही ना, कोई ऊपर होना चाहिए देखने के लिए। मार्केट सर्विलेंस मैकेनिज्म ट्रैक प्राइवेट मूवमेंट्स एंड डिटेक्ट कोल्यूजन और होर्डिंग बचाने के लिए ये मार्केट मैकेनिज्म लेके आए हैं, प्राइस मूवमेंट्स जो कोई ट्रैक कर सके, सर्विलेंस मूवमेंट हो। इवन हम बात करें जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है फाइनेंशियल मार्केट के लिए, एंटी होर्डिंग लॉज वगैरह लेके आए, पीरियोडिक चेक हुए कि आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो कहीं पे भी इलीगली। तो ये सब तरीके की चीज़ें ये कोशिश की गवर्नमेंट ने लाने की। इवन पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन भी इन्वॉल्व किया कुछ सेक्टर्स में, PSUs का जैसे एनर्जी वगैरह सेक्टर्स में, जिससे कि फेयर कंपटीशन हो या प्राइवेट मोनोपोलीज ना आने की कोशिश करे मार्केट में। तो कुछ सेक्टर्स आज भी प्राइवेट की जगह पब्लिक के हाथ में ही है। ट्रांसपेरेंसी और डिजिटलाइजेशन लाने की कोशिश की, जैसे कुछ गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, E-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लाइक जैम, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस, जिसमें कि सीधा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कितना क्या हो रहा है, प्रोक्योरमेंट के बारे में डिटेल्स हो, और इवन करप्शन भी उससे रिड्यूस हो सकता है। RTI एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, की हर एक सिटीजन के पास पावर है कि भाई उसको जो भी डिटेल्स वगैरह वो सारी मिले। इट एम्पावर्स द सिटीजन्स टू डिमांड ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, इनडायरेक्टली प्रेशरिंग प्राइवेट एंटिटीज़ टू एडर टू फेयर प्रैक्टिसेस। की RTI एक्ट लेके आए, जिसमें ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होए, पब्लिक को सारी डिटेल्स पता हो, कुछ ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस उसके साथ ना हो रही हो। इवन कोई प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट में सारी तरीके की डिटेल्स मेंशन हो, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, क्या है, कैसा है, किससे बनाया है, कहाँ से फैक्ट्री है, क्योंकि ये RTI एक्ट में आया गया था। जुडिशियल मैकेनिज्म एंड डिस्प्यूट रिड्रेसल, तो कंज्यूमर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अभी बताया था कोर्ट्स वगैरह होते हैं कंज्यूमर्स के लिए, ट्रिब्यूनल्स के लिए। अगर उनके साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है तो वो लोग जाके कंज्यूमर कोर्ट्स में जाके अपने ग्रीवेंसेस शेयर कर सकते हैं। PIL भी आपको पता है आ गया, PIL भी आ गया, जिसमें सिविल कोई भी पब्लिक जो है, सिटीजन जो है, अपने अनफेयर कॉर्पोरेट कोई भी एक्शन होता है उसके लिए PIL फाइल कर सकते हैं। अवेयरनेस फैला सकते हैं, एडवोकेसी फैला सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट, कुछ आपको पता भी होगा, आपने सुना भी हो शायद, कैंपेन वगैरह चलाती है, जागो ग्राहक जागो, जैसे जिसमें कंज्यूमर्स को एजुकेट करना कि आपकी क्या राइट्स है, क्या राइट नहीं है, ठीक है। इवन कुछ NGOs और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करती है फेयर मार्केट बिहेवियर में। तो कहीं ना कहीं ये सारे मैकेनिज्म ये इंश्योर करते हैं कि मार्केट क्या रहे, कॉम्पिटिटिव रहे, ट्रांसपेरेंट रहे एंड फेयर, प्रोटेक्टिंग बोथ कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाई डू वी नीड अ लॉ ऑन मिनिमम वेजेस, कि मिनिमम वेज के लिए क्यों लॉ ज़रूरी है। मतलब ये तो बोल के भी हो सकती है चीज़, लॉ ही क्यों है। देखो लॉ इसलिए ज़रूरी है कि कल को अगर लॉ नहीं होगी तो हम लोग मतलब ऐसी बात हो जाएगी ना, तो ओरल वाली बात हो जाएगी। किसी एम्प्लॉइज़ को, किसी वर्कर को अगर कंप्लेन करने की हमें मिनिमम वेजेस में नहीं मिल रही, तो हम लोग, कानून क्या बोलेगा, कानून ये कहेगा कोई लिखी भी नहीं ऐसी चीज़। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, सो दैट सबके लिए फेयरनेस, इक्विटी रहे, सोशल जस्टिस रहे लेबर मार्केट में। इसके लिए ज़रूरी है कि एक लॉ हो जिसमें लिखा हो कि यार मिनिमम वेजेस एक वर्कर को मिलनी चाहिए, ठीक है। क्यों ज़रूरी है, रीज़न देख लेते हैं। प्रोटेक्टिंग वर्कर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। इन दी एब्सेंस ऑफ अ मिनिमम वेज एम्प्लॉयर्स माइट पे वर्कर्स एक्सट्रीमली लो वेजेस, राइट। हो सकता है एम्प्लॉयर्स को बहुत ही कम वेजेस मिल रही हो, स्पेशली उन सेक्टर्स में जहाँ पे सरप्लस लेबर या इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है। वल्नरेबल ग्रुप्स है, जैसे कि अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, मेन विमेन है, इवन माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिनको ज़्यादा रिस्क होता है कि उनको सबसे कम दिया जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इंश्योरिंग अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देखो मिनिमम वेजेस ये गारंटी करती है कि वर्कर अफोर्ड कर सकते हैं बेसिक नेसेसिटीज़, जैसे कि फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। अब मिनिमम वेज अगर सेट होगी तो ये रहेगा कि यार ये लोग बेसिक नेसेसिटी गुड्स जो होते हैं वो भी एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे फूड, शेल्टर और हेल्थ केयर, एजुकेशन है। तो कहीं ना कहीं अगर वो बेसिक नेसेसिटीज़ भी अचीव कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी, और हम कह सकते हैं इनकम इनक्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगी।
एंड वी कैन से इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर द वर्किंग क्लास. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इक्विटी. प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इक्विटी वही सेम चीज़ है. दैट लॉ अलाइंस विद द DPSP इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 43. जो ये एम्फोसाइज करता है कि एक लिविंग वेज होनी चाहिए हर वर्कर्स के लिए. कि लिविंग वेज का मतलब यही है कि वो सस्टेन कर सके. इट हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक क्लास एंड प्रमोट्स इंक्लूसिव ग्रोथ. ठीक है. स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है कि क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है कि मिनिमम वेजेस हो. अगर सब वर्कर्स की वेजेस भी बढ़ेगी, वर्कर्स की वेजेस सफिशिएंट होगी, पॉवर्टी अगर कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी ग्रो करेगी. व्हेन वर्कर्स अर्न डिसेंट वेजेस दे हैव हायर परचेसिंग पावर विच लीड्स टू इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. दिस कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन. तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इकोनॉमिक क्या होगी, ग्रोथ भी होगी और जॉब क्रिएशन भी होगा. इट कैन ऑल्सो रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम ईजिंग द बर्डन ऑन पब्लिक रिसोर्सेज. कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, डिपेंडेंस गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स पे भी कहीं कम होगी और कहीं ना कहीं पब्लिक रिसोर्सेज पे बर्डन भी कम हो जाएगा. अगर सब लोग अपना कमाने लग जाएंगे तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे इतना डिपेंड होने की नीड ही नहीं पड़ेगी. रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. देखो अगर फेयर वेजेस होगी तो लोग जॉब से सेटिस्फाई होंगे, रॉयलिटी होगी वर्कर्स के बीच में. कहीं ना कहीं लेबर टर्नओवर भी कम होगा. लेबर टर्नओवर मतलब जितना ज़्यादा लेबर छोड़ रहे हैं किसी कंपनी को. अगर वेल कंपनसेटेड वर्कर होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी कि यार हमको अच्छा मिल भी रहा है तो हमें काम भी करना है, हेल्थियर भी रहेंगे, मोटिवेटेड भी रहेंगे. तो ये सारी चीज़ों के लिए भी ज़रूरी है कि क्या हो, मिनिमम वेजेस हो. एड्रेसिंग रीजनल एंड सेक्टोरल डिस्पैरिटीज़. ठीक है. रीजन डिस्पैरिटीज़ जो हो रही है, रीजन वाइज जो हो रही है, इवन इंडस्ट्रीज वाइज जो हो रही है, सेक्टर वाइज हम कह सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इन सब की डिस्पैरिटीज़ को कम करने के लिए भी ज़रूरी है कि मिनिमम वेजेस हो अक्रॉस द रीजन्स एंड इंडस्ट्रीज विच इंश्योर दैट कि सारे वर्कर्स रिगार्डलेस ऑफ कि उनकी क्या लोकेशन है, क्या सेक्टर है, सबको फेयर कंपनसेशन मिले. इन इंडिया द लॉ अलाउज फॉर डिफरेंट वेज रेट्स फॉर डिफरेंट रीजन बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग. देखो इंडिया में ऐसा नहीं है कि सबके लिए मिनिमम वेज एक जैसी सेट कर दी. रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ के लिए अलग है क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, दोनों का खर्चा अलग है, दोनों में बहुत चीज़ों का फ़र्क है. ठीक है. मिनिमम वेजेस यहाँ के लिए अलग होगी. इवन उसके अलावा सेक्टर वाइज अलग होगी. जॉब ऑक्यूपेशन कैसी है उसके हिसाब से भी होती है. ठीक है. तो ये एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है. फॉर्मलाइजिंग द इनफॉर्मल सेक्टर. क्या आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल इकोनॉमी है जहाँ पे वर्कर्स के पास कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई फॉर्मल वेज एग्रीमेंट नहीं है. तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक लॉ हो. अ लीगल फ्रेमवर्क ये इंश्योर करेगी कि इनफॉर्मल वर्कर्स भी प्रोटेक्टेड हो और कहीं ना कहीं उनको फॉर्मल इकोनॉमी में लेके आया जाए थ्रू दिस कॉन्ट्रैक्ट और थ्रू दिस एक्ट. ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लायंस के लिए भी मिनिमम वेज हेल्प करता है कंट्री को कि वो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स जो एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेट करता है, उसके स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके. ऑल्सो कंट्री की रेपुटेशन बढ़ती है ग्लोबल मार्केट में. एथिकल बिजनेस भी फिर कहा जाता है कि हाँ ये लोग एथिकली बिजनेस करते हैं तो लोग अट्रैक्ट भी होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आएगी. सो मिनिमम वेज लॉ इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्टिंग वर्कर्स. मिनिमम वेज लॉ सिर्फ ऐसा नहीं है कि वर्कर्स को प्रोटेक्ट करो, बट इट्स अबाउट बिल्डिंग अ फेयरर and more stable and prosperous society. It balances the power dynamics between employers and employees, contributing to both social welfare and economic development. ठीक है. मिनिमम वेज कौन सेट करता है? देखो सिंपल सी बात है, एक लाइन में भी एक आंसर खत्म किया जा सकता था, बट एक बार हम देख लेते हैं क्या है. द सेटिंग ऑफ मिनिमम वेजेस अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एडवाइजरी बॉडीज़ मिलकर वेजेस डिसाइड करती है कि क्या वेजेस फेयर है, रीजन स्पेसिफिक क्या रखनी है और इकोनॉमिक रियलिटीज़ के हिसाब से वेजेस सेट की जाती है. कैसे काम चलता है, जैसे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूँ, जो हमारे पास मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948, ये एक प्राइमरी लॉ है जो गवर्न करता है कि कितनी मिनिमम वेज हमें सेट करनी है इंडिया में. ये एक्ट ये भी इंश्योर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करे, इवन रिवाइज भी करे, इन्फोर्स भी करे मिनिमम वेजेस अलग अलग सेक्टर वाइज और रीजन वाइज. तो यानी कि मिनिमम वेज एक्ट से ये फिक्सेशन की बात आई. और कौन सेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इवन एडवाइजरी बॉडीज़ मिलकर सेट करती है. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है? सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है मिनिमम वेजेस इंडस्ट्रीज़ के लिए और सेक्टर्स के लिए जो सेंट्रल जुरिसडिक्शन के अंदर आती है, जैसे माइनिंग, रेलवेज, ऑयल फील्ड, पोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन. ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब के लिए मिनिमम वेजेस सेट करेंगे. गाइडलाइंस, एडवाइजरी रेट्स बता दी स्टेट्स को कि आप लोग भी इस हिसाब से चूज़ कर लो और अपने लोकल कंडीशंस, अपने स्टेट्स के कंडीशंस के हिसाब से रीजन वाइज मिनिमम वेजेस सेट कर दो. स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है? स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी कि वो मिनिमम वेजेस सेट करे उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो उनके जुरिसडिक्शन में है, जैसे कि लोकल बिजनेसेस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, शॉप्स के लिए और फैक्ट्रीज़ के लिए. स्टेट्स अपने मिनिमम वेजेस बढ़ा भी सकती है सेंट्रल लेवल से भी ज़्यादा और कम भी रख सकती है अपने हिसाब से, अपने रीजन के हिसाब से कि उनका रीजन कैसा है. जैसे कि अगर आप बात करें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे दिल्ली, कोलकाता वगैरह में हायर होगी मिनिमम वेज एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़. ठीक है. क्योंकि रूरल एरियाज़ से ज़्यादा इंडिया ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्या होती है, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है.